नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी फिर आपसे मुखातिब हूँ, अपनी चैनल बैरागी की बातें लेकर। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे यथोचित सहायता कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत लालची आदमी हूँ। मुझे लगता है कि और अधिक संख्या में मेरे यदि सब्सक्राइबर होंगे, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अ, आज मैं किसान आंदोलन के ज़रिए बात करना चाहता हूँ, किसान आंदोलन की बात नहीं करना चाहता हूँ। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मैं विचार पर बात कर रहा हूँ, किसी वारदात या घटना पर बात नहीं कर रहा हूँ। खाँसी आज भी परेशान कर रही है। 9 तारीख को आखिरी बार मैंने बात की थी, उसके बाद से परेशानी और ज़्यादा बनी रही। आज भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बात कहने के लिए मुझे कुछ तो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, और जब आप जैसे सुनने वाले हों, तो ये तकलीफ़ उठाना अधिक सुखकर हो जाता है। जैसा कि सारी दुनिया देख रही है, 13 तारीख से हमारे किसान एक बार फिर आंदोलन कर पे उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और जैसा कि 2 साल पहले हुआ था, उसी तरह से इस बार भी इन किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से रोकने के लिए गहरी खाइयां खुदवा दी गई हैं, कांटे बिछा दिए गए हैं सड़कों पर, सीमेंट कंक्रीट की 10-10 फीट की दीवारें बना दी गई हैं, कंटेनरों की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, हजारों जवान, पुलिस अफसर तैनात कर दिए गए हैं। और इस सब उपक्रम में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, यदि हों तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं पैसा तो मांगती मांगती हैं, और ये पैसा हम भूले नहीं, अंततः हमारा ही है। हम भले ही वहां पर नहीं हों, लेकिन वहां पर पैसा हमारा ही खर्च हो रहा है प्रकारांतर में। जनजीवन ठप हो गया है, लोग परेशान हैं। आंदोलन करने वाले भी परेशान हैं, और आंदोलन वालों की करने वालों की वजह से आसपास के लोग भी परेशान हैं। और स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट में या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में शायद दिल्ली के वकीलों के संस्था बार एसोसिएशन ने अर्जी लगाई है, और न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की कि इन किसानों को आंदोलन करने से रोका जाए। इससे लोगों को असुविधा हो रही है, और वकीलों को भी असुविधा हो रही है। कोर्ट ने अपना जो कुछ कहना था वो आप सबको पता है। और जैसा कि 2 साल पहले भी हुआ था, इस साल भी किसानों को देशद्रोही, आतंकवादी वगैरह 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 कहना शुरू कर दिया गया है, और ट्रोलर भीड़ पड़े, टूट पड़े इनके ऊपर। वाटर कैन से इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसी एक किसान को मैंने किसी से बात करते हुए देखा था, वो कह रहा था कि उसकी एक आंख में छर्रा लगा है, दोनों हाथों में छर्रे लगे हैं। इसका मतलब ये है कि आग्नेयास्त्र भी उपयोग में लिए जा रहे हैं। और मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन के जरिए कहना चाहता हूँ कि ये घटना और ऐसी घटनाएं न तो पहली बार हुई है, न आखिरी बार हो रही हैं। और जैसा कि हर बार होता है, ये किसानों ने अभी जो आंदोलन किया है, ये अचानक नहीं किया है। इन्होंने लगभग 45 दिन पहले खबर कर दी थी कि हम इस तरह से 13 तारीख को यदि सड़कों पर उतरेंगे, यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो। किसानों की मांगे नई नहीं है, वाजिब है या गैर वाजिब है, इसका फैसला दोनों पक्ष बैठ के तय करेंगे। और बात करने वाले भी वही हैं, दोनों पक्ष, सरकार और किसान। कोई तीसरा पक्ष है नहीं बात करने वाला। लेकिन पर्याप्त समय पहले हर खबर देने पर भी सरकार बात करने को तैयार नहीं हुई। और अब जब किसान सड़कों पर उतर आए हैं, तब किसानों को खलनायक बनाकर पेश किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि किसानों के सड़कों पर उतर आने से सरकार को जो जो व्यवस्था करनी पड़ रही है, इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है। ऐसा मामला केवल किसानों के जरिए, किसानों के नाम पर नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू से कहा, मैं किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसान आंदोलन के जरिए ऐसी सारी घटनाओं पर बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, बैंक कर्मी भी हड़ताल पर चले जाते हैं। आप और हम सबका मानना है कि बैंक कर्मी जब हड़ताल पे जाते हैं, तो वे अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन कभी उनकी मांगों को आप नज़दीक से देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको उनमें से बहुत सारी मांगें ऐसी मिलेगी जिनका सीधा-सीधा फ़ायदा हम ग्राहकों का होता है, नागरिकों का होता है। उनकी मांगों में प्रमुख उद्देश्य होता है संस्था को बचाना, संस्था के हितों को बचाना, संस्था के ग्राहकों को बचाना। और ये सब करने के लिए फिर वो अपने वेतन भत्ते की बात भी करते हैं। लेकिन छवियाँ बना दी जाती हैं, और सब तरह के लोग सब जगह होते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि आंदोलन करने वाले सब लोग दूध के धुले हुए हैं, लेकिन सबके सब बेईमान, भ्रष्ट और कामचोर नहीं होते हैं। हड़तालें जब भी होती हैं,
सरकार ने कानून कायदे बना रखे हैं, उसके अनुसार तयशुदा वक्त पे वो लोग नोटिस देते हैं, उसके बाद हड़ताल पे जाते हैं। बैंक कर्मियों की हड़ताल जब जब होती है तब तब ध्यान से देखिए, एक समाचार जरूर छपता है कि बैंक कर्मियों की हड़ताल की वजह से इतने हजार चेक क्लियरिंग हाउस में रुके, जिनकी वजह से इतने लाख व्यवहार ट्रांजैक्शन बाधित हुए और इसकी वजह से इतने करोड़ों रुपयों का व्यापार का नुकसान हुआ। ये सब बताने से पहले ये कोई नहीं कहता कि इस हड़ताल के लिए कर्मचारियों ने पहले नोटिस दिया था, उनकी बात नहीं सुनी गई, अनसुनी कर दी गई, उनकी बातों की अनदेखी कर दी गई, इसलिए कर्मचारियों को हड़ताल पर आना पड़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी मांगे अनुचित हो सकती हैं, गैर वाजिब हो सकती हैं, लेकिन वे हड़ताल पर जाएं उससे पहले उनसे बात की जानी चाहिए। जो भी हड़तालों पर जाते हैं, उन्हें खलनायक बना दिया जाता है। वो दफ्तरों के बाबू हों, अध्यापक हों, शिक्षाकर्मी हों, संविदा कर्मी हो, कॉलेज के अतिथि प्राध्यापक हों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता, जिनके न तो काम करने के घंटे निर्धारित होते हैं, न उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है, और जो मेरा विश्वास है, निजी अनुभव आधार पर कह रहा हूँ कि वो जितना उन्हें वेतन मिलता है उससे कई गुना अधिक काम करते हैं, वो लोग भी हड़ताल पर उतरते हैं, लेकिन उनकी भी बात जब वो चेतावनी देते हैं, नोटिस देते हैं, तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। हड़ताल करने वाले सड़कों पर जब उतरते हैं तो हमें लगता है हम उन्हें एक तीसरे पक्ष की तरह देखते हैं, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, हड़ताल करने वाले हमारे अपने ही लोग हैं, हम में से ही हैं, हमारे हैं, और प्रकारांतर में अंततः हम लोग ही हड़ताल पर उतर रहे हैं। उनकी शक्लें बदल जाती है, संगठनों के नाम बदल जाते हैं, उनकी मांगों के स्वरूप बदल जाते हैं, और फिर हम सब लोग बड़े तटस्थ भाव से उनको या तो आलोचना करते हैं या उनके प्रति समर्थन सहानुभूति जताते हैं। हर हड़ताल पे बात होती है, कुछ हड़ताल सफल हो जाती है, कुछ मांगे मान ली जाती है, कुछ मांगे नहीं मानी जाती हैं। कर्मचारी भी जानते हैं कि उनका जो मांग पत्र दिया हुआ है, उनकी सारी की सारी बातें नहीं मानी जाएंगी, कुछ ही बातें मानी जाएंगी, सब जानते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि हम लोग जब तक हमारे नाक तक पानी नहीं आ जाता तब तक हम लोग किसी बात का नोटिस नहीं लेते हैं, चिंता नहीं करते हैं। और जैसा कि मेरे मित्र विजय वात्य कहते हैं, ऐसे प्रत्येक मामले में, मामला भले पुलिस का हो, प्रशासन का हो, शासन का हो, हम लोग लक्षणों की चिंता करते हैं, लक्षणों का इलाज करते हैं, हम लोग कारणों का निदान नहीं करते हैं। इसे मैं इस तरह से कहता हूँ कि हम लोग फुनगियों की छटाई करते हैं, जड़ों पे प्रहार नहीं करते हैं, और प्रहार करना तो दूर, कई बार हम जो जड़ों में खाद पानी देते रहते हैं। तो कुल मिला के हमें जहाँ पर अपनी चोट करनी चाहिए, जहाँ पर प्रहार करना चाहिए, वहाँ पर हम प्रहार नहीं करते हैं। ऐसे वक्त पे जाने अनजाने हम एक न एक पक्ष बन जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये, मेरा सोचना है कि हम जिस भी पक्ष के हों, हड़ताल के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हड़तालियों के समर्थन में हो या उनके विरोध में हो, उनकी मांगों से सहमत हो या असहमत हो, हम जिनके भी हम जिनसे भी कह सकते हैं, हम उनसे कम से कम एक बार कहने की कोशिश तो करें कि मेहरबानी करके आप, जैसे लोग कहते हैं, चोर को मारिए लेकिन उससे पहले चोर की माँ को मारिए। तो आज हालत ये हो गई है कि हम लोग चोर को मार देते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन चोर की माँ ज्यों की त्यों बैठी हुई है, वो नए नए चोर पैदा करती रहती है और हमारी समस्याएं कम नहीं होती है। तो हम लक्षणों का निदान नहीं करें, कारणों का निदान करें। हम जिनके भी समर्थक हैं, जिनसे भी कह सकते हैं, उनसे कहिए कि आप समस्याओं को स्थगित करके अभी आज का निदान मत कीजिए, स्थायी निदान कीजिए। यदि नोटिस मिल गया हड़ताल का तो उन पर बात कीजिए। इसके विपरीत हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उनकी मांगे गैर वाजिब हो सकती हैं, हड़ताल का कारण गैर वाजिब हो सकता है, लेकिन ये सारी बातें उनके हड़ताल पे जाने से पहले हम आपस में बैठ के, टेबल पे बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? हमें अंततः बात तो उनसे करनी पड़ती है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं करते हैं? जब हजारों लाखों करोड़ों नुकसान हो चुका होता है, अनगिनत कार्य घंटे हमारे नष्ट हो चुके होते हैं, कई लोग त्रस्त हो चुके होते हैं, अदालतों में तारीखें बढ़ चुकी होती हैं, नामांतरण के प्रकरणों की तारीखें बढ़ चुकी होती हैं, देहातों के किसान परेशान हो जाते हैं, इस कचेरियों तक आके वापस जाना पड़ता है। किसी किसान को अपना एक दिन का काम छोड़कर कचहरी में आने में कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, इसकी कल्पना हम में से कोई नहीं करता। यदि हम खुद को ऐसे पीड़ित की जगह बैठकर देख लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे
और समस्याओं के प्रति, हड़तालों के प्रति, हड़तालियों के प्रति हमारा नज़रिया बदल जाएगा। तो मेरा निवेदन ये है कि हम अपने आप को तटस्थ भाव से नहीं रखें, दूर से एक दर्शक बन के नहीं देखें, इसमें आत्मपरकता से देखें कि सड़कों पर जो हैं, वो अंततः हम ही हैं और जो बात करने वाले भी हम ही हैं और बात जिनसे करनी है वो भी हम ही हैं। तो हम जिसके भी समर्थक हों, उनसे कहें कि समस्या को स्थगित नहीं करें, समस्या का तात्कालिक निदान नहीं करें, समस्या का स्थायी निदान करें और ऐसा निदान करें कि हम में से किसी को सड़कों पर नहीं आना पड़े, किसी को परेशान नहीं होना पड़े और किसी को अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़े। अंततः आर्थिक राष्ट्रीय क्षति नहीं झेलनी पड़े, कामकाज की क्षति नहीं झेलनी पड़े और हम सब मिलके एक अच्छी बेहतर व्यवस्था में जीने का हम लोग सुख उठा सकें। तो निवेदन यही है कि हम जिनसे भी कह सकते हैं, उनसे कहिए कि चोर को मत मारिए और चोर को मारिए तो आज चोर को तत्काल मार दीजिए, लेकिन इसके साथ ही साथ चोर की माँ को मारने का काम भी शुरू कर दीजिए। स्थायी निदान की बात कीजिए। अच्छा नेता वो होता है, हाँ, बड़ी मजाक की बात कर रहा हूँ, अच्छा कुशल नेता वो होता है, दक्ष नेता वो होता है जो एक समस्या पैदा करता है, उसका निदान अपनी जेब में रखता है और उस समस्या को कभी हल नहीं होने देता है ताकि उसकी पूछ परख बनी रहे। तो कृपा करके ऐसे षड्यंत्रों को पहचानिए, क्योंकि ऐसे षड्यंत्र, ऐसी मानसिकता अंततः जन विरोधी ही होती है, देश विरोधी ही होती है। आदमी खुद को स्थापित करने की कोशिश में लोक हितों को विस्थापित कर देता है और अंततः प्रताड़ित, परेशान आप हम जैसे सामान्य लोग होते हैं। तो हम जिनसे भी कह सकते हैं उनसे कहिए, एक बार कहिए, बार बार कहिए और जब तक कि वो सुनना शुरू नहीं कर दें और आपके हमारे कहने पर अपना कामकाज, अपनी कार्रवाई शुरू नहीं कर दें, तब तो हम उनसे कहते रहें, चोर को तो मारिए ही मारिए, लेकिन इसके साथ साथ चोर की माँ को भी मारिए, फुनगियों की छटाई कीजिए, लेकिन जड़ों पर भी प्रहार कीजिए, जड़ों को खाद पानी मत दीजिए, जड़ों को भी नष्ट कीजिए। मुझे लगता है मेरी इस बात से अंशतः ही सही आप कहीं न कहीं सहमत होंगे और मेरी इस बात को आगे बढ़ाने में खुद की मदद करेंगे। इस बात में की गई मदद खुद की मदद है, ये मेरी मदद बाद में, पहले आपकी खुद की मदद है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।